नमस्ते। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण में हम लोग विसर्ग संधि पर चर्चा कर रहे हैं और विसर्ग संधि में हम लोग सबसे पहले जो विकार आदेश के रूप में होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग पहले विसर्ग संधि के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे की कक्षा को समझने में हमें कोई भी संशय या कोई भी संदेह न रहे। तो हम लोग जानते हैं कि जब विसर्ग वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो विसर्ग में विकार या परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग में विकार या परिवर्तन होने पर विसर्ग संधि की क्रिया होती है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो यह विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि में यह विकार तीन रूप में हो सकता है, या तो यह विकार आदेश के रूप में हो, या यह विकार वर्ण लोप के रूप में हो, अथवा कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अर्थात प्रकृति भाव के रूप में विकार होता है, तो वहां पर विसर्ग संधि की स्थिति बनती है। हम लोग पहले विसर्ग संधि में जो विकार आदेश के रूप में होता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि में जो आदेश के रूप में विकार होता है उसमें तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या हुआ था कि विसर्ग का उत्त विधान अर्थात विसर्ग उ में बदल जाता है, यानी विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है, उ में हो जाता है। इसको हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है विसर्ग का रुत्व विधान अर्थात विसर्ग का विकार होकर के विसर्ग र में आदेशित हो जाता है। तीसरा होता है शुत्व विधान अर्थात विसर्ग का तीनों स में आदेश हो जाना हो, अर्थात विसर्ग के स्थान पर या तो तालव्य स हो जाएगा, या तो मूर्धन्य स हो जाएगा अथवा दंत स हो जाएगा। तो हम लोगों ने पीछे दो कक्षाओं में विसर्ग का उत्व विधान, विसर्ग का रुत्व विधान पढ़ चुके हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग का सुत्व विधान पढ़ते हैं। तो आज के हमारे चर्चा का बिंदु है विसर्ग का सुत्व विधान। विसर्ग का सुत्व विधान यानी विसर्ग संधि में जो विकार आदेश के रूप में होता है वह तीन रूप में होता है। पहला उत्व के रूप में अर्थात विसर्ग उ के रूप में बदल जाता है। दूसरा होता है विसर्ग का रुत्व विधान अर्थात विसर्ग र के रूप में हो जाता है। और तीसरा होता है विसर्ग का सुत्व विधान अर्थात विसर्ग स में बदल जाता है, जहां पर तीनों से आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो हम लोग विसर्ग का सुत्व विधान देख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई अघोष व्यंजन वर्ण हो। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण एक तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण एक अघोष व्यंजन हो नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई अघोष व्यंजन वर्ण हो। यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि विसर्ग का जो सुत्व विधान होता है उसमें द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों को
एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना चाहिए। तो जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, कोई अघोष व्यंजन वर्ण हो, जिसमें मुख्यतया हम लिख दे रहे हैं क्योंकि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सभी अघोष वर्ण से नहीं शुरू होते हैं। तो जिसमें मुख्यतः कौन कौन से हैं, क है, च है, ट है, त है, प है और तालव्य स है, मूर्धन्य स है और दंत स है। इसको कोष्ठक में कर लीजिए। इतने ही अघोष व्यंजन वर्ण द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण एक अघोष व्यंजन वर्ण हो, तो हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला में अघोष व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो वह वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से, तो तीनों से इसमें आ गए, और वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण। यानी जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, कोई अघोष व्यंजन वर्ण हो, तो मुख्यतः क च ट त प और तीनों से हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर तालव्य से, मूर्धन्य से अथवा दंत से आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। इसको हलंत कर लीजिए। यहां भी नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण एक अघोष व्यंजन वर्ण हो, जिसमें क च ट त प और तीनों से हो, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर तालव्य से, मूर्धन्य से अथवा दंत से में से किसी एक वर्ण का आदेश हो जाता है। और कौन सा वर्ण का आदेश हो जाता है, इसके अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं। स्थान पर तालव्य से, मूर्धन्य से अथवा दंत से आदेश हो जाता है। तीनों नहीं होता है, किसी किसी स्थितियों में तालव्य से होता है, कुछ स्थितियों में मूर्धन्य से होता है और कुछ स्थितियों में दंत से हो जाता है। तो आइए हम लोग इन स्थितियों को अब लोग देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम में विसर्ग का इस नियम में विसर्ग का स में आदेश होने के कारण इस संधि परिवर्तन को विसर्ग का सुत्व विधान कहते हैं। क्योंकि विसर्ग का परिवर्तन या आदेश किस में हो जाता है, स में हो जाता है, यानी तीनों स में से किसी एक में होगा।
तो इसे विसर्ग का सूत्र विधान कहते हैं। इस विधान में निम्नलिखित 5 स्थितियां बनती हैं। इस विधान में क्या होता है कि निम्नलिखित 5 स्थितियां बनती हैं। हालांकि हमारे पास विसर्ग 3 स में परिवर्तित होता है, लेकिन 5 स्थितियां बनती हैं, जिसमें एक स्थिति में तालव्य स में आदेशित होता है विसर्ग, 2 स्थितियों में मूर्धन्य स में होता है और 2 स्थितियों में ही दंत स में होता है। यानी विसर्ग का जो सूत्र विधान होता है यह कितने स्थितियों में होता है? तो 5 स्थितियों में होता है। अर्थात इस नियम के 5 छोटे छोटे उप नियम हैं। यहां तक बात उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। विसर्ग का जो सूत्र विधान है, चूंकि 3 प्रकार से होते हैं, तो 3 नियम में न होकर के बल्कि कितने नियमों में है स्थितियां बनाते हैं? तो 5 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति में तालव्य स में परिवर्तन होता है, मूर्धन्य स में परिवर्तन होने की 2 स्थितियां होती हैं। उसी प्रकार दंत स में परिवर्तित विसर्ग का दंत स में परिवर्तन होने का भी 2 स्थिति बनता है। तो आइए हम लोग अब इन सभी स्थितियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्थिति नंबर 1 पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहली स्थिति क्या बनती है। स्थिति पहली क्या बनती है? अगर हम लोग ऐसी प्रकार से एनालिसिस करके यानी इनका विच्छेदन करके पढ़ेंगे तो हमको यह संधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात अभी हम लोग नियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल एक स्थिति पर चर्चा कर ले रहे हैं। यदि विसर्ग के पश्चात च अथवा स आते हों, पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात च अथवा स आते हैं, यदि विसर्ग के पश्चात च अथवा स आते हैं तो विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है। तालव्य स में हो जाता है। पहली स्थिति क्या बन, यहां पर तालव्य व्यंजन लिख लीजिए। यदि विसर्ग के पश्चात तालव्य व्यंजन चूंकि तालव्य व्यंजन है तो तालव्य स में, यदि विसर्ग के पश्चात तालव्य व्यंजन च अथवा तालव्य स आते हैं तो विसर्ग तालव्य स में आदेश हो जाता है। यह क्या है? यह पहली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात, दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात मूर्धन्य व्यंजन, यदि विसर्ग के पश्चात मूर्धन्य व्यंजन अथवा मूर्धन्य व्यंजन ट अथवा मूर्धन्य स आते हैं तो विसर्ग का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। मूर्धन्य स में हो जाता है।
उम्मीद है कि यह दोनों स्थितियां आप लोग समझ पा रहे होंगे। पहला क्या करा है कि यदि विसर्ग के पश्चात तालव्य व्यंजन च अथवा तालव्य स आते हैं, इसमें क्या है कि यदि प्रथम पद के अंतिम में विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य व्यंजन हो, च हो अथवा तालव्य स हो, तो संधि होने की दशा में विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है। यही दूसरी स्थिति क्या रही है। तीसरी स्थिति क्या होती है, स्थिति नंबर 3, यदि विसर्ग के पश्चात यदि विसर्ग के पश्चात दंत व्यंजन त अथवा दंत से आते हैं तो विसर्ग का आदेश दंत स में हो जाता है। तो विसर्ग का आदेश क्या हो जाता है, दंत स में हो जाता है। यानी विसर्ग का जो सूत्र विधान है उसमें 5 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या है कि यदि विसर्ग के पश्चात तालव्य व्यंजन च अथवा तालव्य स आते हैं तो विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात मूर्धन्य व्यंजन ट अथवा मूर्धन्य स आते हैं तो विसर्ग का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात दंत व्यंजन त अथवा दंत स आते हैं तो विसर्ग का आदेश दंत स में आ जाता है, आदेश दंत स में हो जाता है। उम्मीद है कि यहाँ पर इन तीनों स्थितियों को समझने में कोई संशय किसी को भी नहीं है। अब आइए हम लोग आगे चौथी स्थिति देख लेते हैं। हालांकि जो चौथी और पांचवी स्थिति है वह दोनों एक दूसरे से संबंधित है, फिर भी हम लोग इसको अलग अलग देख लेते हैं। स्थिति संख्या 4 है। चौथी स्थिति में क्या होता है कि यदि विसर्ग के पश्चात क, प या मैं व्यंजन आ जाता है, यहां पर मैं भी लिख लीजिए, कहीं कहीं पर मैं भी आ जाता है, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि 2-3 शब्दों के प्रारंभ में मैं भी आ जाता है। चौथी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात क, प, मैं। चौथी स्थिति में क्या होता है कि यदि विसर्ग के पश्चात क, प, मैं व्यंजन आते हैं तो विसर्ग अपने मैं व्यंजन आते हैं तो विसर्ग 2 प्रकार से परिवर्तित होता है। यानी यदि विसर्ग के पश्चात क, प, मैं व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। यहां पर इन तीनों स्थितियों में क्या हुआ था इन तीनों स्थितियों में विसर्ग बाद वाले व्यंजन वर्ण के अनुसार परिवर्तित होता है, लेकिन जो चौथी स्थिति होती है, चौथी और पांचवी स्थिति होती है, इसमें जो विसर्ग में परिवर्तन होता है वह क्या होता है कि वह विसर्ग के पूर्व के स्वर के अनुसार भी होता है, विसर्ग के पूर्व के स्वर के अनुसार भी होता है। तो यदि विसर्ग के पश्चात
यदि विसर्ग के पश्चात क प म व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में आदेश, तो विसर्ग में आदेश विसर्ग के पूर्व के स्वर के अनुसार होता है। यानी ये जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो, प हो अथवा मैं हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन या विसर्ग में जो आदेश होता है वह क्या होता है, वह विसर्ग अपने पूर्व स्वर के अनुसार आदेशित होता है। इसमें दो स्थितियां बनती हैं कि यदि विसर्ग के पूर्व, इसमें दो स्थितियां बनती हैं। इसमें ये स्थिति होती है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ स्वर, यदि विसर्ग के पूर्व अ अथवा यदि विसर्ग के पूर्व अ आ स्वर हो तथा पश्चात क प मैं हो तो यदि विसर्ग के पूर्व अ आ स्वर हो तथा विसर्ग के पश्चात, यदि विसर्ग के पूर्व अ आ स्वर हो तथा विसर्ग के पश्चात क प म व्यंजन हो तो विसर्ग दंत स में आदेश होता है। तो विसर्ग किस में आदेशित हो जाता है, दंत स में आदेश हो जाता है। उम्मीद है आप लोग इस चौथी स्थिति को समझ पा रहे होंगे कि यदि विसर्ग के पश्चात क प म व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में आदेश विसर्ग के पूर्व के स्वर के अनुसार होता है। यदि विसर्ग के पूर्व अ स्वर हो तथा पश्चात क प म व्यंजन हो तो विसर्ग दंत स में आदेश हो जाता है। इसमें दूसरी स्थिति क्या बनती है, यदि विसर्ग के पूर्व, इसमें दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पूर्व ई स्वर हो या ह्रस्व ऊ स्वर हो तथा पश्चात क प म व्यंजन हो तो विसर्ग पहले नहीं, इसको बाद में भी लिखेंगे। तो विसर्ग क्या होता है, मूर्धन्य स में आदेश हो जाता है। यही 5 स्थितियां बनती हैं। तो विसर्ग के सूत्र विधान में पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात तालव्य व्यंजन आते हैं जिसमें च है और तालव्य स है तो विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात मूर्धन्य व्यंजन ट आता हो अथवा मूर्धन्य स आता हो तो विसर्ग का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात दंत व्यंजन त आता हो या दंत स आता हो तो संधि या मेल होने की दशा में विसर्ग दंत स में आदेशित हो जाता है। चौथी स्थिति क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पश्चात क प या म व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में आदेश जो होता है वह
विसर्ग के पूर्व स्वर के साथ विसर्ग के पूर्व स्वर के अनुसार होता है। हम लोग जानते हैं कि विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ ही आता है, तो विसर्ग के पहले जो स्वर होता है उसी के बाद उसी के अनुसार कै पे में रहने पर यह परिवर्तन होता है। पहला क्या होता है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ स्वर हो तथा उसके पश्चात कै पे में व्यंजन हो तो विसर्ग दंत स में आदेशित हो जाता है। दूसरा है कि यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ स्वर हो और पश्चात कै पे में व्यंजन हो तो विसर्ग मूर्धन्य स में आदेशित हो जाता है। यहां पर आप लोग एक बात समझ लीजिए कि विसर्ग के पश्चात हम यहां लिख दे रहे हैं, ऊपर थोड़ा मिटा के लिख दें, विसर्ग के पश्चात कै पे में होने पर विसर्ग किसमें आदेशित हो जाता है? तो विसर्ग दंत से में ही आदेश होता है। यहां आप लोग नोट में लिख लीजिए, विसर्ग के पश्चात कै पे, यहां हलन कै पे में होने पर, विसर्ग के पश्चात कै पे में होने पर विसर्ग का आदेश दंत से में ही होता है। यानी विसर्ग के पश्चात कै पे में व्यंजन रहेगा तो विसर्ग का आदेश किसमें होगा? दंत स में होगा। लेकिन हमने कहा कि ई उ स्वर आ जाए तो मूर्धन्य स में कैसे हो जाता है? तो यदि विसर्ग के पश्चात कै पे में व्यंजन होने पर विसर्ग का आदेश दंत स में ही होता है, विसर्ग के पश्चात विसर्ग के पूर्व ई अथवा विसर्ग के पश्चात ई अथवा उ स्वर, विसर्ग के पश्चात ई अथवा उ स्वर होने पर व्यंजन संधि के नियमानुसार विसर्ग के पश्चात कै पे में होने पर विसर्ग का आदेश दंत से में होता है। विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ स्वर होने पर व्यंजन संधि के नियमानुसार दंत स का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। अतः विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ स्वर होने पर पश्चात कै पे में आने पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से आदेशित लिखा जाता है। यहां थोड़ी सी क्रिटिकल बातें आप लोग समझ लीजिए। पहली स्थिति
दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति समझने में आप लोगों को कोई संशय नहीं रहा होगा। तो चौथी स्थिति हम समझदार रहे हैं। चौथी स्थिति में 2 स्थिति होती है, तो 1 2 3 और इस चौथी में 2 स्थिति, कुल 5 स्थितियां बनती हैं। चौथी स्थिति क्या करा है कि यदि विसर्ग के पश्चात कै पै या मैं व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में आदेश विसर्ग के पूर्व के स्वर के अनुसार होता है। यानी विसर्ग के पहले जो स्वर होता है कै पै मैं आने पर उसी के अनुसार विसर्ग में आदेश हो जाता है। तो इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। पहली है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ स्वर आते हैं और उसके पश्चात में कै पै मैं वर्ण आते हैं तो संधि होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर दंत स का आदेश होता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि यदि विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ स्वर आते हैं और पश्चात कै पै मैं वर्ण आते हैं तो विसर्ग का आदेश जो होता है वह मूर्धन्य स में हो जाता है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि विसर्ग के पश्चात कै पै मैं आता है तो दोनों स्थितियों में पहले ही दंत स होता है। विसर्ग के पश्चात कै पै मैं होने पर विसर्ग का आदेश दंत स में ही होता है। यानी विसर्ग के पश्चात जब कै पै मैं वर्ण आते हैं तो विसर्ग का जो आदेश होता है वह दंत स में होता है। तो दंत स मूर्धन्य स में क्यों बदलता है? तो विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ स्वर होने पर व्यंजन संधि के नियमानुसार दंत स का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि विधन सम, यह हो जाता है विषम। तो चूंकि पहली स्थिति में क्या होता है कि विसर्ग का लोप होकर के विसर्ग किस में बन जाता है? दंत स में बन जाता है और उसके पश्चात जो स्वर रहता है ई अथवा उ उसी के अनुसार क्या होता है? दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है। यानी विसर्ग के पश्चात कै पै मैं होने पर विसर्ग का आदेश दंत स में ही होता है। विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ स्वर होने पर व्यंजन संधि के अनुसार दंत स का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। अतः विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ स्वर होने पर पश्चात कै पै मैं व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेशित लिखा जाता है। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अर्थात विसर्ग संधि में जो विसर्ग का सूत्र विधान है उसमें यही 5 स्थितियां बनती हैं। पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति समझने में आप लोगों को कहीं कोई संशय नहीं हुआ होगा। चौथी स्थिति में 2 बातें बनती हैं, यानी विसर्ग के पूर्व के स्वर के अनुसार और बाद में कै पै मैं व्यंजन रहता है उसी के अनुसार या तो विसर्ग दंत स में बदलता है या तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदलता है। इन 5 स्थितियों को देख करके हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि विसर्ग का जो सूत्र विधान है उसमें तालव्य स, एक स्थिति में तालव्य स में आदेश होता है। यानी एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें विसर्ग का आदेश तालव्य स में होता है, विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश होने की 2 स्थितियां हैं। उसी प्रकार विसर्ग का दंत स में भी आदेश होने की 2 स्थितियां हैं। आइए अब हम लोग विसर्ग के स्थान पर तालव्य स होने का जो नियम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग के स्थान पर तालव्य स होने का जो नियम है उस पर हम लोग चर्चा कर। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि विसर्ग का जो सूत्र विधान होता है उसमें 3 प्रकार के स में विसर्ग का आदेश हो जाता है। विसर्ग का आदेश तालव्य स में होता है, विसर्ग का आदेश मूर्धन्य स में होता है और विसर्ग का आदेश दंत स में भी होता है। विसर्ग का आदेश तालव्य स में होने की एक स्थिति बनती है और विसर्ग का दंत स में और विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश होने की 2 स्थितियां बनती हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक नियम विसर्ग का तालव्य स में जो आदेश होता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि इससे कक्षा काफी लंबी हो जाएगी। आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि विसर्ग का तालव्य स में आदेश। पहला नियम हम लोग देख लेते हैं। विसर्ग का तालव्य स में आदेश।
विसर्ग का तालव्य स में आदेश। पहला नियम क्या कह रहा है? विसर्ग का तालव्य स में आदेश। नियम क्या है कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के साथ यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च अथवा तालव्य स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च अथवा तालव्य स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर तालव्य स का आदेश हो जाता है। इसमें उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण पहला है, पुनः का मेल जब चर्या से होता है। पुनः का मेल जब चर्या से होता है तो हम लोगों ने संधि करने की एक पंचपदीय या संधि करने के 5 सोपानों की चर्चा करे थे। यदि आप लोग उस सोपान को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग पीछे की वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे इसको लिख देते हैं। तो यहाँ प्रथम पद के अंत में क्या, या इसका हम लोग उसी प्रकार से कर देते हैं। तो पंच सोपान क्या क्या थे? पहला होता है शब्द युग्म। पहला संधि के पंच सोपान यानी 5 स्टेप या 5 चरण संधि के पंच सोपान कौन से हैं? पहला है हमारे पास शब्द युग्म होना चाहिए। दूसरी स्थिति क्या बनता है कि हमें उन शब्द युग्मों का वर्ण विच्छेद कर लेना चाहिए। तीसरा सोपान क्या होता है कि हमें संधि वर्ण कौन कौन से हैं उनकी पहचान करनी चाहिए। संधि वर्ण की पहचान कर लेनी चाहिए। चौथा है वर्ण परिवर्तन क्या होता है। और 5वां जो सोपान है उसमें क्या होता है, हमें संधि युक्त शब्द प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? संधि युक्त शब्द प्राप्त हो जाता है। हम लोगों ने संधि करने का और संधि विच्छेद करने के 5 सोपान पे चर्चा करे थे। तो संधि विच्छेद के 5 सोपान अलग हैं, उसको आप वही भी चर्चा कर लेंगे। संधि के 5 सोपान क्या है? पहला है शब्द युग्म, यानी संधि करने के लिए
हमें शब्द का युग्म होना चाहिए, यानी शब्द का जोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शब्द रहे हम उसका संधि कर दें, तो एक शब्द का संधि नहीं होगा, क्योंकि संधि करने में कम से कम 2 शब्द होने चाहिए। शब्द या शब्दांश भी हो सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, शब्द युग्म है। फिर क्या है, हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि संधि की क्रिया जो होती है वह शब्द सीमा में होती है, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में। शब्द सीमा समझ रहे हैं? शब्द सीमा समझ पा रहे हो? जैसे किसी नगर की सीमा, यानी उस नगर का सबसे किनारे का गांव या सबसे किनारे का घर। उसी प्रकार से शब्द की सीमा क्या होती है कि शब्द के सब पहला वर्ण और शब्द का अंतिम वर्ण। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि संधि की क्रिया जो होती है वह प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से ही होता है, तो हम लोगों को पू जो पुनः में पू है उसका वर्ण विच्छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको जहां पर जरूरत है उसका करेंगे। फिर यहाँ है न, तो इसको हल सहित कर लेंगे। फिर अ है, फिर इसके साथ विसर्ग लगा देंगे। फिर है च, अलग कर लेंगे, धन पुनः धन चर्या, इस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, तो यहां किस स्वर के साथ विसर्ग है? अ स्वर के साथ विसर्ग है। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च अथवा तालव्य स हो, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? च है। तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है। तो हमारे पास वर्ण विच्छेद हो गया। अब संधि वर्ण क्या है? तो संधि वर्ण हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर विसर्ग है और यहां पर च है। हमारा संधि वर्ण क्या है? विसर्ग और च। संधि वर्ण तो यही ना, दोनों है, विसर्ग और च। यह हमारा क्या हो गया? संधि वर्ण हो गया। अब नियमानुसार वर्ण परिवर्तन क्या होगा कि तो च अथवा स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश, यानी विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है? तालव्य स में हो जाता है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। पुनः धन अ, धन विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, यहां तालव्य आधा ही होगा, धन च, धन अ, धन रया। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्ण परिवर्तन क्या हुआ कि विसर्ग के स्थान पर तालव्य से आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? समेट देंगे, यानी मिला देंगे। यह बना अ मिल गया, तो पुनः हो गया स पर यहां है पुनः धन, फिर यहां है तालव्य से धन चर्या। शब्द क्या बन गया? पुनश्चर्या। शब्द क्या बन गया? पुनश्चर्या। उम्मीद है कि संधि करने का यह जो पंच सोपान है यह आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं पर कोई भी संशय आती है तो आप लोग पीछे की वीडियो देख लीजिए या किसी भी माध्यम से आप लोग संपर्क करिए, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, तो उसको यथा संभव जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। पहला शब्द युग्म में क्या हुआ? पुनः धनचर्या। संधि होने की दशा में क्या हो गया? या पुनश्चर्या हो गया। दूसरा शब्द है मनधन चिकित्सक। मनधन चिकित्सक, यहां पर भी हम लोग फिर इसका एक बार और कर दे रहे हैं वर्ण विच्छेद। यह हो गया मन धन अ धन च धन ई धन चिकित्सक। तो यह पहला हुआ शब्द युग्म, दूसरा हो गया वर्ण विच्छेद, तीसरा है संधि वर्ण की पहचान। तो यहां अ के बाद भी विसर्ग, धन विसर्ग। यहां पर क्या है? हमारा संधि वर्ण है विसर्ग और च। तो संधि होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? तालव्य स बन जाएगा। फिर चिकित्सक। शब्द क्या बना?
मनस चिकित्सक, मनस चिकित्सक, मन धन चिकित्सक क्या हो गया? मनस चिकित्सक। और उदाहरण हम लोग लिख दें, तीसरा उदाहरण है तीसरा उदाहरण है आह धन चर्य। तो यहां पर प्रथम पद के अंत में क्या है, यानी प्रथम पद में एक ही वर्ण है आ है, उसके साथ माने दो वर्ण है आ है और विसर्ग है। तो विसर्ग के पश्चात क्या है? आ स्वर है, यानी प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तो आ के साथ विसर्ग है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? च अथवा तालव्य स हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च है तो संधि अथवा मेल होने की दिशा में विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य स। आह धनचर्य बराबर क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। आप लोग इसी पंचपदीय विधि के द्वारा इसका भी संधि करने का प्रयास करिएगा, काफी अच्छी स्थिति में समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से है चौथा है क धन चित, यह बन जाएगा कश्चित। क धन चित बराबर क्या हो जाएगा? कश्चित। और उदाहरण देख लेते हैं, क धन चित बराबर क्या हो गया? कश्चित। उसी प्रकार से शब्द है मन धन चेतना बराबर क्या हो गया? मनश्चेतना। मन धन चेतना बराबर क्या हो गया? मनश्चेतना। मन धन चेतना बराबर क्या हो गया? मनश्चेतना। उसी प्रकार से उदाहरण और देख लेते हैं, छठवां ज्योति धन चक्र। तो प्रथम पद के अंत में क्या है? हरस्व ई के साथ विसर्ग है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? च है। शब्द क्या बनेगा? ज्योतिष चक्र। ज्योति धन चक्र बराबर क्या हो गया? ज्योतिष चक्र। ज्योति धन चक्र बराबर क्या हो गया? ज्योतिष चक्र हो गया। फिर है हरि धन चंद्र बराबर क्या हो गया? हरिश्चंद्र। हरि धन चंद्र बराबर शब्द क्या बन गया? हरिश्चंद्र। यह तो हम लोगों ने जो उदाहरण देख लिया उसमें द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? सब में च है। आइए कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं जिसमें द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण हो वह क्या हो? वह तालव्य स हो। एक शब्द है यश धन शेष। यश धन शेष। शब्द क्या बन जाता है? यशस शेष। यशस शेष। यश धन शेष बराबर क्या हो जाता है? यशस शेष। तो बहुत और उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, नौवां उदाहरण है यश धन शरीर। यश धन शरीर। शब्द युग क्या बना? यशस शरीर। तो उम्मीद है कि विसर्ग का तालव्य स में आदेश आप लोग समझ पा रहे होंगे। नियम क्या करा है कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च अथवा तालव्य स हो तो संधि अथवा मेल होने की दिशा में विसर्ग का आदेश तालव्य स में हो जाता है। हम लोगों ने 6-7 उदाहरण 8 उदाहरण देख लिए। इस नियम में
नियम को समझने में कोई संशय नहीं है। इस नियम को समझने में कोई भी संशय नहीं है, कहीं कोई भी परेशानी नहीं है। किंतु इस नियम को लेकर के काफी दोषपूर्ण तरीके से अनेक शब्दों का संधि कर दिया गया है या उनका संधि विच्छेद कर दिया जाता है, जो कि इस नियम की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। मैंने कई पुस्तकों में देखा है, कई लोगों की वीडियो में भी मैंने देखा है कि इस नियम के आधार पर कई शब्दों का दूषित प्रकार से यानी दोषपूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया है, संधि कर दिया गया है, जो कि पूर्णतया गलत है। आइए हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं और उस जिन शब्दों को लेकर के यह गलतियां की गई हैं वह शब्द या शब्दांश जो होते हैं वह भाषा में मूल रूप से विद्यमान ही नहीं है, लेकिन उनको जबरन उपसर्ग बना करके इस नियम के अनुसार काफी शब्दों में गलत ढंग से संधि कर दिया गया है। विसर्ग संधि में जो इस नियम की आड़ में कुछ पुस्तकों में जैसे एक शब्द है निश्चल, इसका जो संधि विच्छेद कर दिया गया है वह इस प्रकार से कर दिया गया है निधन चल, जबकि यह क्या है, यह पूर्ण रूप से गलत है। इसका सही जो संधि विच्छेद होता है वह होता है निस्धन चल। उसी प्रकार निश्चल भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मूल उपसर्ग होते हैं, मूल उपसर्ग जो होते हैं वह कौन कौन से हैं, वह है दुर, दुस, निर और निस। जबकि कुछ पुस्तकों में हमारे विद्वान साथियों ने क्या किया है कि दुह और निह को उपसर्ग माना है, जो कि क्या है, पूर्णतया गलत है। न तो दुह कोई उपसर्ग होता है और न ही कोई निह उपसर्ग होता है। तो इसमें क्या है, जैसे एक शब्द है दुष्चक्र, एक शब्द क्या है दुष्चक्र, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दुष्चक्र है तो इसको भी दुधन चक्र मान करके कई पुस्तकों में संधि कर दिया गया है, जो कि यह क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। तो हम लोग इस पर भी एक वीडियो अच्छी तरह से बना लेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत न हो। हम लोग जानते हैं कि निश्चल और दुष्चक्र ये सब क्या है, यह सब विसर्ग संधि के उदाहरण ही नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो इस नियम के अनुसार आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर शब्द में दु और नी आते हों, वहां पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि क्या यह दुर और दुस, निर्निस से बने हुए शब्द हैं, तो उसको वहां पर हमें व्यंजन संधि करना चाहिए। आप लोगों को पुनः मैं बता दे रहा हूं कि संस्कृत में दुह और निह कोई उपसर्ग नहीं होते हैं। यदि इस प्रकार से किसी भी पुस्तक में लिखा गया है और अथवा किसी भी वीडियो में किसी भी हमारे विद्वान दोस्त ने बताया है, तो आप लोग उसको पूर्णतया गलत मानिएगा। तो आज की कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग विसर्ग का दंत स में आदेश और विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश होने की जो दो स्थितियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी कक्षा अच्छी लगती हो तो आप लोग इसको शेयर करिए, इस पे कमेंट भी करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।